सब्सक्राइब करें पीओ ऑफिस वर्क चैनल को और घंटी के निशान को भी दबाएं। नमस्कार करता हूँ सबसे पहले सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पीओ ऑफिस वर्क पर। तो कल देखिए मैंने बजट का एक वीडियो बनाया था कि बजट कैसे तैयार करें, और बहुत लंबा वीडियो होने के कारण मैंने कह दिया था कि इसका दूसरा पार्ट मैं कल ही जारी कर दूँगा। तो अपने कहे अनुसार आज मैं इस बजट कैसे तैयार करें जो वीडियो था कल का, उसका दूसरा पार्ट में लेके आया हूँ। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी साथियों को जिन्होंने मेरे वीडियो पर अच्छे कमेंट्स किए। तो उनमें से कुछ अच्छे कमेंट्स मैंने छांटे हैं, तो आइए पहले उन कमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए कुछ अच्छे कमेंट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, और बाकी सभी जिन्होंने भी कमेंट किया उनको धन्यवाद। और ऐसे अच्छे प्यारे कमेंट आप सभी करते रहें ताकि मेरा हौसला बढ़े। तो देखिए पहला कमेंट है, 3 मोस्ट कमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। पहला कमेंट तेजाराम जी गोरा साहब ने किया है कि कार्यालय का काम सीखना हो तो कोई आपसे सीखे, वह भी फुल डिटेल में। बहुत ही शानदार सर, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कमेंट किया, और ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। दूसरा देखिए कमेंट मैं बताता हूँ। देखिए ललित किशोर चौधरी ने किया है, सर बढ़िया। इनके कमेंट को मैंने इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मेरे वीडियो को कमेंट किया, तो ललित जी बहुत थैंक यू। और देखिए एक कमेंट ये है, महेश कुमार शर्मा जी ने लिखा है कि टीसी का चालान बनाने की पूरी प्रक्रिया बताएं तो अच्छा रहेगा। तो ये कमेंट भी अच्छा इसलिए है क्योंकि इन्होंने कमेंट में बात पूछी है, तो इसका समाधान इस वीडियो में ज़रूर किया जाएगा सर, श्योरली। और बाकी सभी को भी थैंक्स जिन्होंने अच्छे कमेंट्स मेरे वीडियोज़ पे किए। तो अब देखिए बात करते हैं आगे की। तो कल के वीडियो में मैंने आपको देखिए बजट से संबंधित कहा था कि बजट से संबंधित 6 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। पहली है स्वीकृत पदों की सूचना निकालना, दूसरी है आईएफएमएस से बजट आवंटन व आय व्यय विवरण निकालना, तीसरी है राजकोष से व्यय का विवरण निकालना। तो ये तीनों चीज़ें मैंने कल के वीडियो में आपको बता दी थी। अगर किसी साथी ने कल का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो जरूर देख लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया करें। उसके बाद देखिए चौथी चीज़ है प्रपत्र तैयार करना। मदवार 1 से 10 तक के प्रपत्र मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अगला है फीस का चालान, टीसी और प्रवेश की जो फीस है उसका चालान। तो ये चालान आपको ध्यान रखना है, केवल टीसी और प्रवेश की जो फीस है उसी का बनाना है, बाकी का नहीं बनाना। और फिर है माह जुलाई के वेतन बिलों की इनर शीट। तो इन 3 चीज़ों पर हमने कल बात कर ली थी साथियों, और चौथे, 5वें और 6ठे पॉइंट की बात करेंगे आज। तो चौथा पॉइंट है प्रपत्र। एक बार उसको आप छोड़ दें, पहले हम फीस की बात करते हैं 5वें की, प्रपत्र की बात इसके बाद में करेंगे। तो देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये 5वीं अलग है क्योंकि इसमें कुछ नया है। तो देखिए 5वीं फीस के चालान की जब बात करें तो आपके विद्यालय में जो भी प्रवेश हुए हैं और टीसी जो कटी है उनका चालान आपको बनाना पड़ेगा। उससे संबंधित 2 प्रपत्र आपको मिलेंगे, वो दोनों प्रपत्र मैं दिखा देता हूं, और उन प्रपत्रों के हिसाब से ही आपको चालान बनाना है। तो एक बार मैं वो 2 प्रपत्र, सारे प्रपत्र नहीं दिखाऊंगा, फीस से संबंधित जो दोनों प्रपत्र वो दिखा देता हूँ कि किस तरह से उन प्रपत्रों को भरना है और उसके आधार पे कैसे चालान जनरेट करना है और कितनी राशि का वो चालान बनेगा। एक बार आप सभी देख ले। मैं वो प्रपत्र पहले आपको दिखा देता हूँ, फीस से संबंधित 2 प्रपत्र। देखिए पहले मैं इस प्रपत्र की बात करता हूँ। यहाँ देखिए प्रपत्र 3, 4, 5 कोई भी नाम आपके सीबीओ कार्यालय द्वारा दिया जा सकता है, इस पे आप ध्यान दें। प्रपत्र क्या है वो देखें। देखिए इसमें ब्लॉक का नाम, ऑफिस आईडी, विद्यालय का नाम, ये सब आ जाएंगे। अब ये ऊपर देखिए लिखा हुआ है प्रवेश में अब देखिए ये लिख रखा है वर्ष 2020-21। ये 2 प्रपत्र हैं, एक प्रपत्र 3 है, एक प्रपत्र 4 है। इसमें लिखा हुआ है 20-21, और अगला जो प्रपत्र मैं दिखाऊंगा वो है 21-22। तो अब आप कहेंगे कि 21-22 तो अभी आया ही नहीं, उसकी अनुमानित आपको बतानी पड़ेगी। ये इस साल का है। देखिए इसमें देखिए आपको 20-21 का बनाना है और वो आपको 21-22 का बनाना है। तो इसमें 20-21 तक यानी इस वर्ष तक के जो प्रवेश हो गए अभी तक वो इसमें आ जाएंगे। 20-21 देखिए अभी चल रहा है वर्ष, तो इस वर्ष तक जो प्रवेश हो गए वो आ जाएंगे। और टीसी इसकी अवधि दी हुई है, अवधि आप देख लेना। पहले मैं इसको थोड़ा सा आप क्लियर समझ लें। सबसे पहले है प्रवेश। 9th में आपके इस वर्ष कितने प्रवेश हैं वो लिखने, इस वर्ष के 9 प्रवेश केवल इसमें लिखने हैं साथियों। 10वीं में कितने 9 प्रवेश वो लिखने, 11वीं में कितने 9 प्रवेश वो लिखने, और 12वीं में कितने 9 प्रवेश वो लिखने, और टोटल करना। इसमें देखिए 9 प्रवेश आपके कौन से आएंगे, एक बार दोबारा से क्लियर और समझ लो आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। देखिए इसमें लिख रखा है 8-19 से 3-20 और 4-20 से 7-20। कहने का मतलब अपने को इसमें जो प्रवेश जो दर्शाने हैं वो पीछे अगर आपने गलत समझ लिया तो दोबारा से समझ लिया। इसमें 8-19 यानी अगस्त 2019 से लेके जुलाई 2020 तक जो भी प्रवेश और टीसी हुई है वो इसमें दर्शाने हैं।
कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी साल के प्रवेश दर्शाएं, पिछले साल भी अगर कोई प्रवेश अगस्त में हुआ है वो भी इसी में आएगा। कहने का मतलब जुलाई 19 तक का तो हम पीछे चालान बना करके राशि जमा कर चुके हैं और पिछले बजट में दे चुके हैं। तो दोबारा से समझ लीजिए, इसमें प्रवेश कहाँ से कहाँ तक के दर्शाने हैं। प्रवेश और टीसी अगस्त 2019 से लेके जुलाई 2020 तक जो भी प्रवेश हुए हैं, चाहे वो पिछले साल हुए हों चाहे इस साल हुए हों, ये अवधि देख लो। इस अवधि में जो भी प्रवेश हुए हैं, जो भी टीसियां कटी हैं, वो इसमें आएंगी। तो आई थिंक ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरिफाई हो चुकी है। टीसी भी वही लिखनी है जो आपके अगस्त 2019 से लेके और जुलाई 2020 तक जो कटी है वो आपको टीसी इसमें दर्शानी है। 9वीं की कितनी कटी, 10वीं की कितनी कटी, 11वीं की कितनी कटी, 12वीं की कितनी कटी और टोटल टीसियां कितनी कटी। तो प्रवेश और टीसी, तो प्रवेश के आपको 10 रुपये के हिसाब से देखिए, प्रवेश के नव प्रवेश के 10 रुपये हैं और टीसी के शुल्क है 5 रुपये। तो जितने प्रवेश हो गए उसको 10 से गुणा कर दो और जितनी टीसियां हो गई उसको 5 से गुणा कर दो, वो आपके टोटल राशि हो जाएगी। उतनी राशि का आपको चालान बनाना है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके 10 प्रवेश हुए, उदाहरण बताता हूँ, जैसे आपके 10 प्रवेश हुए तो 10 प्रवेश हुए तो 10 प्रवेश के 10 दाएँ 100 रुपये तो प्रवेश के हो गए। और मान लीजिए आपके 5 टीसी कटी तो 5 पंजे 25 रुपये टीसी के हो गए। टीसी के 5 प्रवेश के 10 तो 100 रुपये वो और 25 रुपये वो, 125 रुपये का आपको चालान बनाना। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ देखिए एक प्रपत्र और है, एक है प्रपत्र नंबर 4। इसमें देखिए ये सारी चीजें वो के वही कॉलम है, देखिए टीसी प्रवेश, लेकिन ये प्रस्तावित है 21-22, यानी ये अगले साल का लिखना है अपने को कि अगले साल अपने कितने प्रवेश हो सकते हैं और कितनी टीसी कट सकती है, अनुमानित करना है। और इसका कोई चालान अपने को नहीं बनाना, क्योंकि ये तो अपन अनुमानित कर रहे हैं कि अगली साल हमारे इतनी आय हो सकती है। आय है कहने का मतलब फीस एक आय होती है। तो आय के लिए दोनों प्रपत्र हैं, एक 20-21 का और 21-22 का। 20-21 वाले में जो राशि भरेगी उसका चालान करके जमा कराना और 21-22 वाले में जो भी राशि बनेगी उसका आपको कुछ नहीं करना है। और राशि टीसी और प्रवेश अगस्त 2019 से जुलाई 2020 तक जो भी टीसी और प्रवेश हुए वो इसमें लेने और उसका चालान बनाना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि चालान किस राशि का जमा कराना है। अब बात करते हैं कि चालान जनरेट कैसे करना है। ये तो बात हुई कि चालान कितनी राशि का बनेगा, वो हो गया। अब बात करते हैं चालान जनरेट कैसे करना है। फिर भी कोई कंफ्यूज रह जाए तो आप पूछ लेना। चालान जनरेट करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी राजकीय चालान है वो हम ई ग्रास की साइट से बनाते हैं, ध्यान रखें ई ग्रास। तो आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, चालान जनरेट करने का तरीका अलग से भी मैं एक वीडियो बना दूंगा चालान जनरेट करने के ऊपर। 6 नंबर का पॉइंट अपन देख रहे हैं। तो अब देखिए चालान कैसे जनरेट करें। तो सबसे पहले आप इसमें डाल दोगे ई ग्रास और क्लिक कर दोगे इंटर, और ये देखिए लिखा अबाउट ई ग्रास, इस पर क्लिक कर देंगे। एक एक पॉइंट में आपके क्लियर करूंगा, चालान में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने तो अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बना रखे हैं। अगर आपने ई ग्रास पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बना रखे, अगर आपने यूजर आईडी और पासवर्ड बना रखे तब तो यहाँ आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर देंगे। लेकिन मान लीजिए ज्यादातर साथी जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने यूजर आईडी नहीं बना रखी हो, तो पहले तो आपको यूजर आईडी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ न्यू यूजर पे आप क्लिक कर देंगे और न्यू यूजर पे आप क्लिक करने के बाद आप अपनी लॉगिन आईडी बना सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे वो लॉगिन आईडी आप इसमें बना सकते हो। ये लॉगिन आईडी मैंने बना ली और फिर इसके आप पासवर्ड जनरेट कर दोगे, जो भी आपको पासवर्ड लगे। अच्छे पासवर्ड, मतलब पासवर्ड की पॉलिसी भी आप देख सकते हो। नॉर्मली जैसे क्या होता है कि इसमें आपको एक कैपिटल अक्षर रखना है, बाकी स्मॉल लेटर लिखने हैं, @ इनका भी उपयोग करना और अंकों का भी उपयोग करना है। ये वही नॉर्मल पॉलिसी है। ये मैंने पासवर्ड लिख दिए, स्ट्रेंथ अनब्रेकेबल, यानी बहुत ही अच्छे पासवर्ड मैंने बनाए हैं। ये पासवर्ड आप लिख देंगे, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम लिख देंगे। अब देखिए मैं पूरा बता देता हूँ आपको इसमें, फिर आपको क्या क्या करना है एक बार थोड़ा सा, क्योंकि इसमें समय लग जाएगा पूरा मैं बोलूँगा। तो यहाँ आपको फर्स्ट नेम लिख देना है, लास्ट नेम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, ईमेल आईडी लिख देनी है, एड्रेस लिख देना है, कंट्री सेलेक्ट कर देनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करनी है और ये नंबर सेलेक्ट करनी है। ये नंबर आप ध्यान रखें, जो नंबर आप दोगे उस पर OTP आएगा, इसलिए चालू मोबाइल नंबर ही आप दें। उसके बाद पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है और सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ ले लेना है कोई भी, जैसे व्हाट इज़ योर पेट नेम, जैसे पेरोट जो भी आप लिख सकते हो,
और कैप्चा, यहाँ जो कैप्चा दे रखा वो डाल देना है, कैप्चा दे रखा वो डाल देना। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो एक OTP आएगा और OTP आकर के आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपने लगाई वो जनरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से तो आप अपनी यूज़र आईडी जनरेट करेंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं हम, अब आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वापस जाना है लॉगिन पर। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। न्यू यूज़र पे जाएंगे और वहाँ सारी सूचनाएं भर के और आप सबमिट कर देंगे। OTP आके आप नए यूज़र, आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपने ऊपर लगाई वो आपके जनरेट हो जाएंगे। ध्यान ये रखना है पासवर्ड में कि एक कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल लेटर, @ या हैश में से कुछ होना चाहिए और अक्षर भी होने चाहिए। अब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिए, फिर इंटर कैप्चा डालेंगे। जो कैप्चा आपको दिख रहा है देखिए, और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपके ये खुल जाएगी। अब देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ प्रोफाइल पे जाना है। सबसे पहले आपको ये साइट खोलने के बाद जाना है प्रोफाइल पे, और प्रोफाइल में क्रिएट प्रोफाइल लिखा हुआ है, यहाँ जाएंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप स्टेप करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए, मैंने 3 प्रोफाइल पहले से बना रखी हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं एक प्रोफाइल और बना लेता हूँ। डिपार्टमेंट लिस्ट पहले सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें डिपार्टमेंट आपको फीस के लिए करना है सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला है। 70 नंबर है सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। एस देख लें आप, इसमें एस लिखते ही देखिए SE लिखेंगे और CEDSECO, ये देखिए सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके आ गया। और उसके बाद मेजर हेड आपके, ये बस ये अपने आप ही आ जाएगा मेजर हेड, ये इसी हेड में आपके फीस जमा। अब उसके बाद आपको यहाँ आपका प्रोफाइल नेम लिखना है। प्रोफाइल नेम जो भी आप बनाना चाहो, जैसे मैं PO ऑफिस वर्क कर देता हूँ, प्रोफाइल का नाम PO ऑफिस वर्क, ये आपके प्रोफाइल हो गई PO ऑफिस वर्क। यहाँ जो भी आप प्रोफाइल का नाम लिखना चाहे वो जरूर लिखना है। अगर आप प्रोफाइल नेम नहीं लिखेंगे तो जनरेट करने में समस्या आएगी। और उसके बाद ये जो भी हेड दिए हुए उसमें ये ऊपर वाला हेड लेना है, शिक्षा फीस और अन्य फीसें 02 02 01 102 01 00। और उसके बाद इस पर ऊपर वाले पे मैंने क्लिक किया तो ये बजट हेड यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे और रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली आ गया है। अब देखिए, आपने जो प्रोफाइल बनाई, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली के बाद में ये सब चीज़ें आपको डालनी है। सेलेक्ट लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट आप दे दोगे सबसे पहले, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो उसके बाद आपको प्रोफाइल का नाम पहले से ही है। सेलेक्ट ऑफिस कर देंगे। यहाँ ऑफिस आपकी ऑफिस आईडी जो भी है उससे ढूंढ लें आप, मिल जाएगा आपको। जैसे 17350 या जो ऑफिस आईडी होती है ना, उससे आपको मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम देते ही वो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने ऑफिस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके डिपार्टमेंट पहले से सिलेक्ट है और ट्रेजरी पहले से सिलेक्ट हो गई। सेलेक्ट पीरियड में आप लिख देंगे 1 टाइम। 1 टाइम लिखते ही टाइम अपने आप ही आ जाएगा, वो उस टाइम का कुछ नहीं करना। यहाँ आप अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट जितना भी है, जैसे आपके मान लीजिए 200 रुपये है, 320 रुपये, तो 320 रुपये आपने डाल दिए। यहाँ डालते ही देखिए ये सब चीज़ें आ गई। उसके बाद आपको ये जो लिखा हुआ PD अकाउंट डिवीजन कोड, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पेमेंट डिटेल में आपको मैनुअल कर देना है, मैनुअल कर देना है। आप देखिए इसमें बैंक भी कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे, डेबिट, क्रेडिट कार्ड। आप अगर मैनुअल का मतलब ये है कि आप चालान जनरेट करेंगे और बैंक में जमा कराएंगे। अगर आपको सीधा ही डायरेक्ट ही चालान बना के डायरेक्ट ही जमा करना है तो यहाँ पेमेंट गेटवे, डेबिट, क्रेडिट कार्ड इस पे करेंगे तो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये जमा हो जाएगा सीधा ही। तो नॉर्मली हम हर साल क्या है कि मैनुअली करते हैं, तो आप मैनुअली चालान जनरेट कर लें और मैनुअली ही उसको बैंक में जमा करा दें, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए ये डेबिट क्रेडिट कार्ड है, इस पे ये चार्ज कुछ लगेंगे आपके, तो हो सकता है आपके चार्ज वार्ज लगे, तो इसलिए आप इसको मैनुअल कर लें। मैनुअल में क्या होगा, चालान जनरेट हो जाएगा, आप उसको बैंक में जमा करा दें। अब आप नेम ऑफ बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, तो SBI जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप रिमीटर्स नेम में यहाँ आपके DDO का नाम आ जाएगा, पिन नंबर आ जाएगा और मोबाइल नंबर आ जाएंगे।
और ये सब चीज़ें आपके आ जाएंगे। और रिमार्क्स में आप लिख दें टीसी एंड फीस, टीसी एंड फीस ऐसे आप लिख दें। और उसके बाद आप इसको कर दें सबमिट। और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये आपके चालान आ गया, देखिए कंप्लीट तैयार। और फिर इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकालेंगे। तो इस तरह से आप साथियों चालान जनरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस चालान को निकाल के आप बैंक में जमा कराएंगे। डायरेक्ट भी आप ई बैंकिंग के थ्रू डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, तो बैंक में आपको जाना नहीं पड़ेगा। उसके बारे में भी अलग से एक वीडियो में बना दूंगा। अगर इसी में वो चीज़ बताऊंगा तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो अगर आप मैनुअली बनाना चाहते हैं तो मैनुअली ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। मैनुअल बना के उसको बैंक में जमा करा दें, अभी तक यही करते आए अपन सभी। तो अब उसके बाद देखिए बात करते हैं अपन बजट प्रपत्रों की। ये तो बात हो गई अपने चालान की। अब हम बात करते हैं बजट प्रपत्र की। अब देखिए साथियों बात करते हैं अगली। हमने चालान जनरेट करना सीख लिया, कितनी राशि का चालान बनेगा ये सीख लिया। अब अगली बात करते हैं हम प्रपत्रों की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो प्रपत्रों की बात हम करेंगे। तो देखिए मैं प्रपत्र खोल लेता हूँ और कैसे उनको भरना है एकदम क्लियर आप समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए पहला है प्रपत्र 1। हो सकता है आपके सीबीओ कार्यालय में इस प्रपत्र का नाम अलग हो, लेकिन प्रपत्र यही रहेंगे, एक ही जगह हो सकता है इसको 3 देके ये प्रपत्र आपसे मांग ले, लेकिन प्रपत्रों की जो चीज़ें जो मांगी गई है, जो कॉलम है ये सेम रहेंगे। तो ये प्रपत्र आपको कैसे भरना है वो समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले आपको मद भरना है, जो भी मद है हेड वाइज ये बनेगा, ध्यान रखिए आप। जैसे आपके 7 हेड हैं तो 7 हेडों की 7 एक्सेल फाइल आपको बना लेनी है। जितने भी प्रपत्र हैं उनकी सबकी एक एक्सेल फाइल होती है, तो 7 हेड हैं तो आपको 7 एक्सेल फाइल बना लेनी है। इस प्रपत्र में देखिए आपको मद लिख देना है, क्रम संख्या, ब्लॉक का नाम, ऑफिस आईडी, विद्यालय का नाम, पद नाम, पे मैट्रिक्स। इसमें इस हेड में कितने पद हैं वो छांट लीजिए आप। जैसे इस हेड में मान लीजिए 2nd ग्रेड के 2 पद हैं और 3rd ग्रेड के 3 पद हैं, तो आपको यहाँ पद नाम लिख देना है 2nd ग्रेड और नीचे लिख देना है 3rd ग्रेड, द्वितीय श्रेणी अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापक, और उनकी पे लेवल मैट्रिक्स लिख देनी है। और वर्तमान में स्वीकृत कितने पद हैं, इस हेड में मान लीजिए 4 पद स्वीकृत है तो 4 लिखने हैं। यहाँ कार्यरत कर रहे हैं उनकी बात नहीं, इस हेड में जितने पद स्वीकृत हैं वो लिखने। और उनमें से जो कार्यरत हैं वो मान लीजिए 4 पद स्वीकृत हैं, 4 में से 3 कार्यरत है तो उन 3 में से भी 1-1 4 के बाद के कितने और 1-1 4 के पहले के कितने, यानी ओपीएस के कितने और एनपीएस के कितने, और उनके बाद में उनका योग और फिर रिक्त। और साथियों इसमें सभी कर्मचारियों की संख्या देनी। यहाँ नियमित कर्मचारी से आप कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ नियमित का मतलब है जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो सभी इसमें आएंगे। यहाँ ये जो नियमित शब्द है इससे आप बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं हो। नियमित का मतलब यही है, यहाँ की सभी कर्मचारी इसमें आएंगे। जो प्रोबेशन में चल रहे वो उनकी भी संख्या इसमें आएगी। मैं क्लियर कर देता हूँ। अब प्रपत्र नंबर 2, थोड़ा मैं जल्दी इसको करूँगा। ये देखिए इसमें फिक्स पे कार्मिकों, वहाँ तो संख्या मांगी थी, वहाँ देखिए संख्यात्मक सूचना है। फिक्स पे कार्मिकों का पूरा विवरण है। इसमें नाम भी है, पदनाम भी है, कार्यरत होने की तिथि भी और 1 माह का फिक्स वेतन। तो आप ये नहीं कहते कि उसमें फिक्स पे का नहीं आएगा, फिक्स पे का तो इसमें वो केवल संख्यात्मक सूचना और सभी कार्मिकों की थी उस प्रपत्र में। इसमें आपको क्रम संख्या, नाम, ऑफिस आईडी के बाद में विद्यालय का नाम फिक्स पे कर्मचारी, इस हेड में यहाँ मद लिखना है और उस मद में कितने फिक्स पे कर्मचारी उनका सबका नाम आएगा। कॉलम वाइज 1 2 3 जितने भी कर्मचारी उनका सबका नाम आएगा। पद नाम आ जाएगा, वो वरिष्ठ अध्यापक है या तृतीय श्रेणी अध्यापक है। फिक्स पे कार्यरत होने की तिथि आ जाएगी और 1 माह का उसका फिक्स वेतन कितना है वो आ जाएगा। इसमें फिक्स पे कार्मिकों का विवरण आएगा। उसके बाद में देखिए 3 नंबर, इसमें संविदा पर लगाए गए सेवानिवृत्त कार्मिकों, किसी आपके विद्यालय में यदि कोई संविदा पर है और वो सेवानिवृत्त हो गया तो उसकी सूची। अब देखिए बकाया यात्रा व चिकित्सा पुनर्भरण की अलग अलग मदवार हार्ड कॉपी निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें। देखिए नाम, ब्लॉक का नाम, ऑफिस आईडी, विद्यालय 2018-19 तक कितना यात्रा व्यय बकाया है ये आपको IFMS से मिल जाएगा। 2019-20 में यात्रा व्यय कितना बकाया है और 2020-21 में यात्रा व्यय कितना बकाया है, कुल बकाया। फिर उसके बाद चिकित्सा 2018-19 तक कितना बकाया, 2019-20 में कितना बकाया और 2020-21 तक कितना बकाया, कुल बकाया। ये आपके बकाया यात्रा और चिकित्सा व्यय जो अपन जब निकालते हैं ना IFMS से हार्ड कॉपी, तो उसमें TA बजट अलग आता है, यात्रा भत्ता जो अलग आता है। तो यात्रा भत्ता आपके 18-19 में उसमें देख लें कि कितना बकाया चल रहा है, 19-20 में कितना बकाया चल रहा है और 20-21 में कितना बकाया चल रहा है। और ऐसे चिकित्सा व्यय भी यदि सैंक्शन हो रखा है तो वो कितना बकाया
चल रहा है, ये इसमें आपको लिखना है। उसके बाद ये देखिए, ये विद्यालयवार कार्मिकों का विवरण, इसमें देखिए वो सेम ही प्रोसेस है जो अपन ने यहाँ देखी थी फिक्स पे, और ये जो प्रपत्र है इसमें आपको जो नाम पते, इसमें केवल नियमित कर्मचारी लिखने हैं। देखिए ऑफिस आईडी, मद ऊपर लिख देना, ये सारे मदवार तैयार होंगे, ध्यान रखना। तो ये सब देखिए, कार्मिक का नाम, पदनाम, जीपीएफ नंबर, वेतन, बजट की प्रारंभिक तिथि को वेतन और 1 मार्च से फरवरी के लिए निर्धारित रकम और तिथि, वेतन वृद्धि। इसमें फॉर्मूला दे रखा है आपको, ये फॉर्मूला सेट किया हुआ आएगा। तो ये देखिए फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप चेक कर लें कि बेसिक के हिसाब से कैसे होगा। तो ये 12 से गुणा कर रखा है, मूल वेतन को 12 से गुणा कर रखा है, यही फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला आप यहाँ सेट कर लें या गुणा कर करके इसमें लिखते जाएं। वैसे आपकी जो सीबीओ कार्यालय से शीट आएगी उसमें फॉर्मूला सेट होगा, आप यहाँ मूल वेतन लिखोगे। जैसे देखिए मैं मूल वेतन लिख देता हूँ, जैसे 23,000। तो ये इसमें शायद फॉर्मूला सेट नहीं कर रखा, तो आप फॉर्मूला सेट कर लें या अलग अलग 12 से गुणा करके लिख दें। जैसे देखिए यहाँ 12 से गुणा ही किया हुआ है, तो मूल वेतन को 12 से गुणा कर देना है। कहने का मतलब ये जितना मूल वेतन उसका है 1 मार्च 2021 को, और उसको 12 से गुणा कर देना है, और तिथि वेतन वृद्धि भी यहाँ लिख देनी है। तो ये देखिए यहाँ वेतन वृद्धि आपकी आएगी 1/7/21, यानी 2021 को उस कर्मचारी का कितना वेतन है, 12 महीने का कितना वेतन होगा, और तिथि वेतन वृद्धि यहाँ आएगी 1/7/21, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगले प्रपत्रों पे चलते हैं अपन। 5 प्रपत्र मैंने समझा दिए, थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा माफी चाहूँगा। कोई भी कंफ्यूज हो तो आप कमेंट में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। अब देखिए जो बचे हुए प्रपत्र उनकी ओर अपन चर्चा कर लेते हैं। 10 प्रपत्र हैं, 10 प्रपत्रों की एक ही एक्सेल फाइल है, और उसके बाद आप जो जितने हेड है उतनी आपको एक्सेल फाइलें तैयार कर लेनी है। अब देखिए ये इसमें फिर एक ऐसा प्रपत्र आएगा जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का विवरण 1/4 से 31/3 तक जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद में 1/4/21 से 31/3/22 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक बता देंगे आप। और उसके बाद ये टीसी वाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी टीसी वाला जो आगामी वर्ष का है वो। और ये 5 नंबर, इसमें आपको संख्या लिखनी है, खाली इसमें आपको संख्या लिखनी है, सिर्फ कक्षावार छात्र छात्राओं की संख्या। इसमें आपको संकायवार छात्र, इसमें आपको देखिए संख्या लिखनी है बच्चों की, पहली से लेकर 10वीं तक की छात्र छात्राओं की संख्या, जो भी कुल संख्या कहने का मतलब पहली में कितनी, दूसरी में कितनी कक्षावार, और ये संकायवार की कला विज्ञान वाणिज्य में 11वीं में कितनी, और कला विज्ञान वाणिज्य कृषि में कितनी, और कुल छात्र संख्या। ये एक प्रपत्र आपसे ये भी मांगा जाएगा। तो ये सारे प्रपत्र आपको तैयार कर लेने हैं, और आशा करता हूँ कि ये सारे प्रपत्र आपको समझ में आ गए होंगे। एक चीज़ और बच गई, उसकी मैं और चर्चा कर देता हूँ। एक चीज़ है बिलों की इनर शीट। तो आपको क्या करना है, देखिए माह जुलाई के वेतन बिलों की इनर शीट, केवल पूरा बिल नहीं लगाना, केवल इनर शीट आपको लगानी है। तो छोटा सा वीडियो और बड़ा होगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इनर शीट कैसी होती है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन वैसे सभी को पता ही है इनर शीट का, लेकिन फिर भी आप देख ले एक बार। ये देखिए इनर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये इस तरह की इनर शीट होती है बिलों की। ये इनर शीट है जिसमें कर्मचारी का नाम, पता, उसका बेसिक, उसका लेवल जो भी है वो सारी चीज़ें उसके अंदर इसमें आ जाती है। बेसिक, डीएफए जो भी कर रहा है, ये इनर शीट देखिए ऊपर लिखा हुआ है इनर शीट। तो आपको बिल में से केवल इनर शीट ही निकालनी है। तो ये आशा करता हूँ ये पूरा कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए, 0.01% भी कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछें, कोई हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू।